तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग केयरफुली सुनिए और जैसे ही क्लास खत्म होगा मेरा विश्वास है कि पूरी की पूरी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। सबसे पहले बच्चों मैं लिखता हूँ जो हमें आज का टॉपिक स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में गवर्नमेंट के तीन रूप हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट भी है। लेकिन यहाँ जो हम लोग गवर्नमेंट बजट पढ़ने जा रहे हैं तो ये बजट कौन से गवर्नमेंट का होगा? दोस्तों बजट सारी गवर्नमेंट लाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना बजट लाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बजट लाती है, लोकल गवर्नमेंट का भी बजट होता है। बजट हमारे और आपके फैमिली का भी होता है। तो क्या सर हमारे और आपके फैमिली का बजट पढ़ेंगे हम लोग? जी नहीं। क्या हम लोग स्टेट गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ने और जानने जा रहे हैं। ओके, तो एक बात पक्का पता चल गया आपको कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज पॉपुलरली नोन एज यूनियन बजट। यानी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट, जिसे हम लोग यूनियन बजट के नाम से जानते हैं। यूनियन बजट के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। अगर आप भारत के संविधान को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो बजट का नाम जिक्र नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 और 112 में ये लिखा हुआ है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करेगी संसद के सामने। समझ में आया है? यानी बजट का नाम आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हम और आप बजट बोल रहे हैं उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। यानी कि जो बजट जिसको आप हम और बजट कह रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके, है ना, किसके पास? तो याद रखिए हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में पेश करने होंगे। पार्लियामेंट में क्या करना होगा? पेश करना होगा। हालांकि मैं दोस्तों आपको बता दूं कि बजट पेश करने की जिम्मेदारी, है ना, राष्ट्रपति के पास है। क्योंकि जब आप आर्टिकल 112 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 112 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो बजट पेश करने की या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति की है ना, संसद के सामने। लेकिन भारत के जो प्रेसिडेंट हैं अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भारत के फाइनेंस मिनिस्टर को सौंप दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बजट जो पेश करेंगे अभी के समय में वो फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे। कौन करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 किसकी है? राष्ट्रपति की। लेकिन राष्ट्रपति ने अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसको दे दिया है? फाइनेंस मिनिस्टर को। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा? बजट बना करके या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके संसद के सामने पेश कर देगा। दोस्तों अगर मैं शब्द बजट की बात करूं तो बजट शब्द ना फ्रेंच शब्द के, ना फ्रेंच वर्ड के बजट से लिया गया है। किससे लिया गया है? बजट से लिया गया है। और बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है बैग ऑफ लेदर। बैग ऑफ लेदर यानी कि चमड़े की थैली, है ना। यानी कि बजट शब्द फ्रेंच वर्ड के बजट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बैग ऑफ लेदर। आप देखते होंगे कि जब भारत में बजट पेश होता है तो जो भारत के एफएम होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो जब पार्लियामेंट जा रहे होते हैं बजट के स्पीच के लिए, तो वो एक बैग ऑफ लेदर यानी कि थैले, जो चमड़े का थैला होता है उसमें बजट की कॉपी होती है, यानी कि जो पेज होता है जिसमें चीजें लिखी होती है, उसको लेकर के संसद में जा रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए बैग ऑफ लेदर को बजट कहा जाता है और बजट से हमने उसे बजट नाम दे दिया है। लेकिन मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया हम तो बजट पेश करेंगे वो लेदर बैग में नहीं करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे कि एक
लाल कपड़े में उसको लपेट कर, ठीक है ना, जो कंट्री के अंदर बजट लाने वाले हैं हम उसको एक लाल कपड़े में लपेट कर फिर जाकर के संसद में प्रस्तुत करेंगे और पढ़कर सुनाएंगे सांसदों को, एमपीज को या लोकसभा के मेंबर्स को। ठीक बात है। तो निर्मला सीतारमण ने इसका जो नाम है वो रख दिया है खाता बही। ठीक है, खाता बही। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा एक नया नाम बजट का रखा गया, खाता बही। आप सबको पता है कि भारत में 2019 में कोरोना वायरस आया, जिसके वजह से 2020 में पहली बार भारत ने डिजिटल बजट पेश किया पार्लियामेंट के अंदर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए कुछ बजट को लेकर के इंपॉर्टेंट बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है पार्लियामेंट में। ठीक बात है। अच्छा, एक बात और, हम सबको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे संसद के 2 हाउस हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो बजट को फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेगा, ये तो ठीक बात है, लेकिन कहाँ पेश करेगा, लोकसभा में कि राज्यसभा में? तो दोस्तों आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये जो बजट होता है ना, जिसका दूसरा नाम फाइनेंस बिल भी है, ये बेटा मनी बिल होता है। और जो मनी बिल, 2 तरह का बिल कंट्री के अंदर होता है, एक मनी बिल और एक अदर बिल। तो मनी बिल जो होता है बेटा, ये जो बजट है ये मनी बिल है, और मनी बिल को निश्चित रूप से हम लोग लोकसभा में पेश करते हैं। और लोकसभा में क्या होगा कि जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पढ़कर बिल को सुनाएंगे, यानी बजट जो कंट्री के अंदर वो बदलाव चाहते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर से, यानी 1 अप्रैल से। बजट आप जानते हैं फेब के महीने में आता है, फरवरी के महीने में आ जाता है 1 फरवरी को, लेकिन वो लागू उसी डेट से नहीं होता, फरवरी और मार्च के बाद, है ना। फरवरी और मार्च सरकार 2 महीने का टाइम रखती है कि अगर इस 2 महीने में बजट के अंदर कोई बदलाव करना हो तो वो कर सकती है। ठीक है, तो फेब के महीने में 1 तारीख को ये जो बजट आया है वो अप्रैल से इफेक्टिवली आपके कंट्री के अंदर लागू होगा, 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च, यानी फाइनेंशियल ईयर। तो मनी बिल, चूंकि बजट जो है वो मनी बिल है, और मनी बिल को निश्चित रूप से लोकसभा में पेश करेंगे, और जैसे ही लोकसभा में बजट पढ़कर सुना देंगे फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद इसकी एक कॉपी राज्यसभा में भी देनी होती है ना। उसके बाद क्या किया जाता है, पार्लियामेंट का सेशन ओवर कर दिया जाता है। अगले 2-3 सप्ताह बाद फिर से पार्लियामेंट की सेशन बुलाई जाती है। उसके बाद बजट के ऊपर डिबेट डिस्कशन शुरू हो जाता है। ठीक बात है। अपोजिशंस भी होती है, रूलिंग गवर्नमेंट भी होता है, मतलब जिसकी मौजूदा सरकार है वो भी होंगे और उनके जो अपोजिशंस हैं वो भी होंगे। बजट के ऊपर डिस्कशन होगा, है ना, फिर वहां पार्लियामेंट के दोनों हाउस से बजट को पास किया जाएगा। ठीक है, फिर वो बजट जानते हैं आप अप्रैल से लागू हो जाएगा। हालांकि आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि सर अगर अपोजिशन नहीं माने तो? बेटा अपोजिशन नहीं माने तो क्या हो गया, रूलिंग गवर्नमेंट के ज्यादा एमपीज बैठे हुए हैं ना लोकसभा और राज्यसभा में, तो अपोजिशन कितना भी नाना करते रहे, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके चूंकि सांसद या एमपीज बैठे हुए हैं मेजॉरिटी में, तो वो पास हो ही जाता है। हालांकि अगर अपोजिशंस की अगर कोई बात अच्छी लगे तो भी बजट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, या कोई बात को नहीं लगा कि बजट में रखना चाहिए कोई बदलाव, तो चेंजेस को, मतलब जो अपोजिशन की बातों से लग रहा है कि नहीं कुछ चेंज लाना चाहिए, तो बजट के अंदर वो भी चीज लाया जा सकता है। ठीक बात है। होता क्या है, आप सबको पता है कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, है ना। आप देखते होंगे कि देश का फाइनेंस मिनिस्टर एक सूटकेस लेदर टाइप का लेकर के जाते हैं, उससे पढ़ निकाले और पढ़कर सुनाए। जनरली आपके कंट्री के अंदर 1 फेब को ही बजट आता है, इससे पहले 28 फेब को आता था। अब ये कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 28 को आएगा, 1 को ही आएगा, नहीं, ये एक ट्रेंड बना हुआ है। पहले 28 को आता था, अब 1 को आ रहा है, तो 1 को ही आता है। ठीक है, हर साल आपके कंट्री के अंदर बजट फेब में ही आता है 1 तारीख को, लेकिन जिस साल कंट्री में जनरल इलेक्शन होता है, आम चुनाव होता है, लोकसभा वाली चुनाव, उस साल कंट्री फेब के महीने में बजट नहीं आता है। उस साल फरवरी के महीने में इंटरिम बजट आता है ना, और फरवरी के महीने से सरकार क्या करती है, इलेक्शंस में लग जाती है। भारत के डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन होता है, और इलेक्शन खत्म होते होते 1-2 महीने का समय लगता है, फिर काउंटिंग होता है और पता चलता है कि कौन जीता कौन हारा, है ना। उसके बाद
नई जो सरकार बनती है वो बनते बनते मई जून का समय लग जाता है। तो जो नई सरकार आती है वो अपना बजट लेकर के आती है। तो जिस साल कंट्री के अंदर आम चुनाव होता है ना, जनरल इलेक्शन होता है जो कि 5 साल पे होता है, उस साल फेब के महीने में ये मेन बजट नहीं दिखेगा, उस साल फेब के महीने इंटरिम बजट, लुभावना बजट दिखेगा। सरकार अच्छी अच्छी चीजें बजट के अंदर आपको फेब में लाएगी जिस साल जनरल इलेक्शन होता है ना, जैसे बहुत चीजें सस्ती कर देंगी, है ना, टैक्स में कम कर देगी, ऐसी चीजें ताकि लोग वोट बैंक, समझ रहे हैं ना, ताकि लोग क्या करें, वोट दें, हैं। ये बात समझ में आ गया होगा आपको बजट को लेकर के, ठीक है। तो बजट क्या है बच्चा? तो बजट कुछ नहीं है बेटा, बजट एक स्टेटमेंट है। बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं। मतलब बजट इज नथिंग, इट इज मेयरली अ स्टेटमेंट कंटेनिंग एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। सरकार को लगता है कि आने वाले वर्षों में हमारे पास यहाँ से इतने पैसे आएंगे, यानी रिसीट, उसके बेसिस पे सरकार कहती है कि हम यहाँ इतना पैसा खर्च करेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर, है ना। एस्टिमेटेड होता है यानी कि कुछ नहीं, बजट एक डॉक्यूमेंट है, बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट होगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? सरकार के पास कितने पैसे आ रहे हैं और सरकार कहाँ कितने पैसे खर्च करेगी, इसी का स्टेटमेंट बजट होता है। ठीक बात है, इतना दिमाग पे नहीं लेना, एकदम आम भाषा में समझ जाना है। समझ गए ना? जैसे आपके घर में आपके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं और आप कहाँ से पैसा खर्च करेंगे, इसका एक स्टेटमेंट बना लिए। जस्ट लाइक वही बजट है, बजट लेकिन यहाँ चूंकि गवर्नमेंट का है तो थोड़ी सी बातें बड़ी हो जाती है। ठीक बात है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। बजट जो फेब के महीने में आता है वो फेब के महीने में तो आ जाता है, समझ गए, लेकिन ये लागू होता है 1 अप्रैल से और अगले साल 31 मार्च तक। यानी जो 1 फरवरी 2023 को जो बजट आया है ये लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। ठीक बात है, ये समझ में आ गया। बजट में मैंने एक बात लिखा कि बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं। बच्चों, एस्टिमेटेड शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सर बजट फ्यूचर के लिए आता है और फ्यूचर को लेकर के आप एक्चुअल फिगर आउट नहीं कर सकते, एक्चुअल फिगर नहीं बता सकते कि फ्यूचर में इतने पैसे आएंगे और इतना पैसा खर्च होगा, नहीं। आप एक एस्टिमेशन लगा देते हैं, आप एक एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे आपके घर में आपके भैया दीदी की शादी है ना, दिसंबर आज से 6 महीने बाद, तो पापा एक बजट बनाते हैं, है ना, कि कहाँ से कितना पैसा हमारे पास आएगा और हम शादी में कहाँ कितना पैसा खर्च करेंगे। तो क्या पापा ने जो बजट बनाया शादी को लेकर के, क्या 10 लाख की बजट है तो क्या शादी में 10 लाख ही खर्चे होंगे, है ना। अगर उन्होंने पैसा बजट बनाया कि इतना पैसा आएगा तो जरूरी इतना ही पैसा है, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो सरकार जो बजट बना रही है उसमें एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्यों है वो समझ गए, क्योंकि बजट फ्यूचर के लिए आता है और फ्यूचर में कोई भी चीज को आप एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना। ये नहीं कह सकते कि एकदम एक्चुअली इतना ही आएगा और इतना नहीं आएगा। समझ गए बात? तो ये सारी की सारी बातें थी गवर्नमेंट बजट को लेकर के। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बजट। पहला टॉपिक ये हो गया कंपोनेंट्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बजट को पढ़ेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि सरकार के पास अगर रिसीट आ रहा है, एस्टिमेटेड रिसीट आ रहा है, तो सरकार के पास वो पैसे, वो रिसीट कहाँ से आ रहे हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सरकार कहाँ खर्चे कर रही है। ठीक बात है, मतलब एक्सपेंडिचर कर रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।